डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में हम आज के लेक्चर में राजनीतिक दल, जिसमें दल प्रणाली के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने राजनीतिक दलों के अंतर्गत राजनीतिक दलों से अभिप्राय, विशेषताएं, कार्य एवं भूमिका की चर्चा की थी। दल प्रणाली के मुख्यतः 3 रूप प्रचलित हैं: एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। हम इन दल प्रणाली के रूप का अलग अलग अध्ययन करेंगे। एक दलीय प्रणाली: यदि देश में केवल एक ही दल हो और शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य इस एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हों, तो वहाँ की दल पद्धति को एक दलीय कहा जाता है। एक दलीय पद्धति का आधार ये विश्वास है कि समस्त राजनीतिक अभिजात वर्ग ने अपने नेता को राज्य की प्रभुसत्ता सौंप दी है। संपूर्ण देश में केवल एक ही दल कार्य कर सकता है, अन्य किसी दल को संगठित होने की स्वतंत्रता नहीं होगी। दल के विरुद्ध बोलना या सोचना भी राष्ट्रद्रोह समझा जाता है। यदि कोई अन्य दल बनता है, जन्म लेता है, तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है या जो उसकी शक्ति होती है उसको नष्ट कर दिया जाता है। जैसे चीन, रूस और अन्य साम्यवादी देशों में केवल मात्र साम्यवादी दल ही पाया जाता है। इन देशों में साम्यवादी दल के अलावा कोई दल गठित नहीं किया जा सकता है। एक दलीय प्रणाली के कुछ गुण भी हैं तो कुछ दोष भी हैं, जिनको हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक दलीय प्रणाली के जो गुण हैं वो इस प्रकार हैं: सुदृढ़ शासन। एक दलीय शासन विरोधी दलों के अभाव में दृढ़तापूर्वक शासन संचालन करता है। दल जनशक्ति और सत्ता दोनों का स्रोत और प्रतीक होता है। आर्थिक विकास में सहायक। एक दलीय शासन में दीर्घकालीन योजनाओं को आसानी से अपनाया जाता है। इससे आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। चीन और सोवियत संघ में अनेक दोषों और कमियों को रहते हुए भी ये देखने में आया कि वहाँ पर बहुत अधिक आर्थिक उन्नति हुई है। अनुशासन। एक दलीय शासन में उच्च कोटि का अनुशासन रहता है। एक दलीय प्रणाली में राष्ट्रीय एकता भी रहती है। एक दलीय व्यवस्था से जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का डर भी खत्म हो जाता है और राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। एक दलीय प्रणाली के गुण के साथ कुछ दोष भी हैं, जैसे व्यक्तिक स्वतंत्रता का लोप। एक दलीय शासन व्यवस्था में व्यक्तिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसमें खुले विचार विमर्श, वाद विवाद और आलोचना को स्थान नहीं दिया जाता है। समुदाय और संघ बनाने की भी स्वतंत्रता नहीं रहती है। इस प्रणाली का जो दूसरा दोष है वह है कि विपक्ष का अभाव होता है। किसी भी शासन में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। विपक्ष न रहने पर केवल शासन को जागरूक रखता है, अपितु विपक्ष जो है वैकल्पिक नीतियां भी प्रस्तुत करता है। अधिनायक तंत्र। एक दलीय शासन वस्तुतः अधिनायक तंत्र हो जाता है। यह व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। एक दलीय प्रणाली का एक प्रमुख दोष ये भी है कि प्रगतिशील विचारों का विरोधी होता है। एक दलीय शासन सभी प्रगतिशील विचारों, लोकतंत्र, उदारवाद, समानता तथा स्वतंत्रता का विरोधी हो जाता है और साथ ही दासतापूर्ण जीवन का दृष्टिकोण रहता है। एक दलीय शासन में शिक्षा, कला व साहित्य का स्वतंत्र विकास संभव नहीं होता है। दलीय प्रणाली का जो दूसरा रूप है वो है द्विदलीय प्रणाली।
जब किसी देश में केवल 2 ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं तो उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। द्विदलीय प्रणाली से ये तात्पर्य नहीं है, ये अभिप्राय नहीं है कि किसी देश में केवल 2 ही दल हों और तीसरे दल का अस्तित्व न हो, बल्कि इसका यह अर्थ है कि वहाँ पर केवल 2 बड़े और महत्वपूर्ण दल हों और शेष जो दल होते हैं वो महत्वहीन हो जाते हैं। यह महत्वहीन होते हैं। अमेरिका और इंग्लैंड में प्राय द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। द्विदलीय प्रणाली के कुछ गुण इस प्रकार हैं। स्थिर सरकार। द्विदलीय प्रणाली में कार्यपालिका अधिक स्थायी होती है। जब बहुमत वाले दल का एक बार मंत्रिमंडल बन जाता है तो फिर उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। दूसरा जो इसका एक महत्वपूर्ण गुण है वो है उत्तरदायित्व का निर्धारण। द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों में शासन द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण आसानी से हो जाता है। तीसरा जो इसका गुण कह सकते हैं वो है स्थायी नीतियों का निर्माण। द्विदलीय प्रणाली में केवल शासन में ही स्थायित्व उत्पन्न नहीं होता, वरन शासकीय नीतियों में भी शाश्वतता उत्पन्न होती है। शासन का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध होता है। द्विदलीय प्रणाली में विरोधी दल सरकार की आलोचना जिम्मेदारी के साथ करता है। सरकार का निर्माण सरल। इस निर्माण में सरकार यानी कि मंत्रिमंडल का निर्माण काफ़ी सरल रहता है। विधायिका में जिसका बहुमत रहता है उसका मंत्रिमंडल बन जाता है और सरकार चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी उसी पर आ जाती है। सरकार का सीधा चुनाव। द्विदलीय व्यवस्था में जनता सरकार का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। मतदाता जनता जो है यदि सत्ताधारी दल के विरुद्ध मत देता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वह विपक्षी दल की सरकार चाहता है। यदि मतदाता या जनता जो है वर्तमान में सत्तारूढ़ दल को मत देता है तो इसका अभिप्राय या इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि वह सत्ताधारी दल की ही पुनः सरकार चाहता है। मतदाता सत्तारूढ़ जो दल है उसको स्वीकार या अस्वीकार करने की जो भावना है वो उसके दिमाग में स्पष्ट रहती है और वो अपने हिसाब से ही सरकार का सीधा चुनाव करता है, मतों के द्वारा चुनाव में मत देकर। अतः द्विदलीय व्यवस्था में जनता सरकार का प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। द्विदलीय प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, जैसे बहुमत दल की तानाशाही। द्विदलीय प्रणाली वाले शासन में बहुमत दल सरकार बनाता है और उसे ये विश्वास रहता है कि निश्चित अवधि से पूर्व उसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता है। मतदाताओं के लिए चयन की कम स्वतंत्रता। द्विदलीय प्रणाली में मतदाताओं के लिए चयन का क्षेत्र बहुत संकीर्ण हो जाता है। विविध हितों को विधायिका में ही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। द्विदलीय व्यवस्था को अपनाने से विभिन्न हितों और अन्य वर्गों को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। विधायिका की शक्तियों का ह्रास होना। द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका की शक्ति अनवरत रूप से बढ़ती है और विधायिका की शक्तियों का क्या होता है? विधायिकाओं की शक्तियों का ह्रास होता है। राष्ट्र 2 विरोधी गुटों में बंट जाता है। द्विदलीय व्यवस्था वाले देश विचारधारा के आधार पर 2 गुटों में विभाजित हो जाते हैं। नकारात्मक मतदान होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को केवल 2 उम्मीदवारों में से एक को चुनने का अवसर मिलता है। विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश न होना। जो लोग राज्य में केवल 2 दल चाहते हैं वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि 2 राजनीतिक दल नागरिकों के विभिन्न दृष्टिकोणों को समाहित नहीं कर सकते हैं। कठोर दलीय अनुशासन। दल का अनुशासन इतना कड़ा होता है कि यदि सदस्य
दल के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत ना भी हों तो उन्हें दल के आदेशों का पालन करना होता है। बहुदलीय प्रणाली, जहां 2 से अधिक दल राजनीति में सक्रिय होते हैं वहां बहुदलीय प्रणाली होती है। बहुदलीय प्रथा वाले देशों में प्राय किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाता, अतः कोई एक दल सरकार नहीं बना सकता। यानी कि किसी देश में राजनीतिक दलों की संख्या पर कोई बंधन न हो और दल बनाने की न केवल आज़ादी हो बल्कि वास्तव में दलों का जो शीघ्र निर्माण हो और पतन भी होता है तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के लिए फ्रांस और भारत इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। बहुदलीय प्रणाली के भी अपने गुण हैं। शासन निरंकुश नहीं बन सकता है। बहुदलीय व्यवस्था में संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण होने के कारण किसी एक राजनीतिक दल को एकाधिकार स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता है। शासन कार्य हमेशा आदान प्रदान और समझौते की भावना से चलता है। दूसरा इसका जो एक गुण और है वो है मतदाताओं को चयन के अधिक विकल्प। जहां बहुत दल होते हैं वहां मतदाताओं को चयन की अधिक स्वतंत्रता होती है। संसदीय शक्ति का ह्रास नहीं। विधायिका की शक्तियों का बहुदलीय व्यवस्था में ह्रास नहीं होता है। राष्ट्र 2 विरोधी गुटों में नहीं बंटता है। बहुदलीय पद्धति वाले देश 2 विरोधी गुटों में बंटने से बच जाते हैं। सभी हितों एवं विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व। बहुदलीय पद्धति वाले देशों की विधायिका और कार्यपालिका में किसी एक या 2 दलों की प्रधानता नहीं रहती, बल्कि सभी दल समकक्ष होते हैं। विधायिका तथा कार्यपालिका में कई दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस तरह से विभिन्न वर्गों को शासन में पूर्ण प्रतिनिधित्व मिल जाता है। बहुदलीय प्रणाली के दोष भी कुछ हैं, वो इस प्रकार हैं। शासन में अस्थिरता। बहुदलीय व्यवस्था से कई दलों की मिली-जुली सरकारों का निर्माण होता है। मिली-जुली सरकारें कई दलों से मिलकर बनती हैं, अतः उनके विचारों में साम्य और समन्वय स्थापित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि जो मिली-जुली सरकारें उसके जो सदस्य हैं वो सब अलग अलग दल के हैं, तो उनके विचार, उनकी विचारधाराएं, सोच सब अलग अलग होता है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल कार्य होता है। जब किसी वैचारिक या नीति संबंधी प्रश्न पर इन दलों में झगड़ा होता है तो संयुक्त मंत्रिमंडल भी टूट जाते हैं। उत्तरदायित्व का अभाव होता है। मिली-जुली बहुदलीय सरकारों में उत्तरदायित्व को निश्चित करना अत्यंत कठिन है। कार्यकुशलता का अभाव होता है। बहुदलीय संयुक्त सरकारें अपनी शक्ति और श्रम राजनीतिक कार्यों में ही नष्ट करती रहती हैं। दीर्घकालीन नीतियों का भी अभाव होता है। बहुदलीय पद्धति में साझा सरकारें अस्थिर होती हैं। सरकारों के शीघ्र परिवर्तन के कारण नीति की अनिश्चितता उत्पन्न होती रहती है। दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण संभव नहीं हो पाता, जबकि आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार की नीतियों की आवश्यकता होती है, जबकि आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण अनिवार्य होता है। कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति। बहुदलीय शासन वाले देशों में कार्यपालिका दुर्बल होती है। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि द्विदलीय पद्धति में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से इस बात का निर्णय करते हैं कि देश में किस दल का शासन होना चाहिए, अर्थात किस नीति का पालन होना चाहिए। इसके विपरीत बहुदलीय पद्धति वाले देशों के मिले जुले मंत्रिमंडलों में कोई निश्चित नीति नहीं होती और न कोई सामान्य कार्यक्रम होता है। बहुदलीय पद्धति में मतदाता प्राय व्यक्ति विशेष अथवा समूह को मत देते हैं, दल को नहीं। तो इसका इफेक्ट क्या आता है? इससे अल्प मत वाले स्वार्थी व्यक्ति अधिक संख्या में निर्वाचित हो जाते हैं, जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ इतने अधिक और सशक्त होते हैं कि वे अपने स्वार्थों के आगे राष्ट्रीय हित को महत्व
नहीं देते हैं। थैंक्स।